हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पियाजेज़ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है इसको हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम इस पे आधारित पियाजे की थ्योरी के बारे में बात करेंगे और ये थ्योरी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बीएड के स्टूडेंट्स हों या आप टीईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हों या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप इसके हर स्टेज को और इसको ज़रा ध्यान से आप समझिएगा और बहुत ही कम शब्दों में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो पियाजे के सबसे पहले हम जानते हैं कि इनके क्या क्या आधारभूत अवधारणाएँ थी, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थी इनकी थ्योरी से संबंधित। पहले थोड़ा हम पियाजे के बारे में बात कर लेते हैं। पियाजे एक बायोलॉजिस्ट थे, स्विट्ज़रलैंड से थे और इन्होंने जूलॉजी सब्जेक्ट में पीएचडी की हुई थी, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो बच्चों के विकास में बहुत अधिक था। तो इन्होंने अपने जो घर में इनके बच्चे थे इनका उन्होंने जन्म से लेके बड़े तक पूरा रिकॉर्ड तैयार किया उनके विकास से, मानसिक विकास से संबंधित, और उसी के आधार पर इन्होंने अपनी ये थ्योरी बताई थी। ये इनके दिमाग में ये बात इस तरह से आई थी कि जब ये विने साइमन के साथ में बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड काम कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि कुछ बच्चे बौद्धिक जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर गलत देते हैं। तो उसके आधार पे ये जानने के लिए ही उन्होंने ये सब उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उन्होंने इस थ्योरी को उन्होंने पूरा अध्ययन किया अपने बच्चों पे और उनके हर पल का उन्होंने रिकॉर्ड तैयार किया कि किस एज में बच्चा कौन से डेवलपमेंटल टास्क या मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन से टास्क कर लेता है। उसके आधार पर उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। तो इनकी जो थ्योरी थी ये बच्चे को कैसे सीखता है, मतलब बच्चे चीज़ों को कैसे सीखते हैं अपने आसपास के वातावरण के द्वारा, उसी पे आधारित थी। तो इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक अपना स्कीमा के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था कि स्कीमा क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्कीमा के बारे में जानते हैं। स्कीमा उन्होंने बताया था कि जो स्कीमा होते हैं, जो हर एक बच्चा या व्यक्ति होता है वो अलग अलग जो उसके सामने वस्तुएं, व्यक्ति या जीवन की जो परिस्थितियां होती हैं उनमें अलग तरह से बिहेव करता है। मतलब हर बच्चे का अपना एक ढंग होता है बिहेव करने का, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमास आर इंडिविजुअल्स ओन पैटर्न ऑफ बिहेवियर वाइल डीलिंग विद ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन इन लाइफ। मतलब जब भी उनके सामने किसी भी तरह की कोई सिचुएशन आती है तो उससे डील करने के लिए वो अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। इस तरह से उन्होंने स्कीमा को दो प्रकार का, इनको हम मेंटल स्ट्रक्चर या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं स्कीमा को। स्कीमा उन्होंने दो प्रकार के बताए थे, बिहेवियरल स्कीमा, व्यवहारात्मक स्कीमा, कॉग्निटिव और मेंटल स्कीमा, जिसको ज्ञानात्मक और मानसिक स्कीमा कहते थे। व्यवहारात्मक स्कीमा व्यवहार से संबंधित था, मतलब कोई भी व्यक्ति जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है या किसी परिस्थिति के प्रति अपना कोई भी एक्टिविटी कोई रेस्पॉन्स देता है तो उसको हम व्यवहारात्मक स्कीमा या बिहेवियरल स्कीमा कहते थे। और इस ज्ञानात्मक स्कीमा उसके एजुकेशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड था, मतलब जब बच्चा कुछ सीखता है अपनी शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी अपने पढ़ने में, या तब भी उसके कुछ स्कीमा बनते हैं, उनको हम उनको पियाजे ने कॉग्निटिव या मेंटल स्कीमा बोला था। अगला जो इनका कॉन्सेप्ट था वो था एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ये दो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा व्यक्ति या बच्चा क्या करता है, अडेप्टेशन करता है, मतलब समायोजन करता है। जैसे हर व्यक्ति में अलग अलग तरह के स्कीमा बने हुए हैं अपने जो कार्य करने का ढंग होता है उससे रिलेटेड। अब अगर वो सेम सिचुएशन में जा रहा है, मान लीजिए उसके अंदर एक स्कीमा है, कोई बच्चा है बाहर घूमने जा रहा है, उसने साइकिल देखी तो उसके मम्मी ने उसको बताया कि ये साइकिल है, ठीक है, तो उसके अंदर साइकिल का एक स्कीमा बन गया। अगली बार जब घूमने जा रहा है उसने एक स्कूटर देखा, तो सबसे पहले उसमें क्या करेगा, वो उसको साइकिल समझेगा। तो साइकिल समझने का मतलब क्या है, वो उसको एसिमिलेट कर रहा है, मतलब उसका आत्मसातकरण कर रहा है या आत्मीकरण कर रहा है। मतलब जब बच्चा नई समस्या पर अपने मन में पहले से ही उसका जो स्कीमा बना हुआ है उसका उपयोग करता है तो उसको हम आत्मसातकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, उसकी जो जब स्कूटर देखा तो उसने उसको साइकिल समझा, मतलब
अपनी जो पहले से स्कीमा है उसकी साइकिल के प्रति, उसमें वो आत्मसातकरण करने का प्रयास कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है उसमें। ठीक है, फिर उसकी मम्मी ने उसको समझाया ये साइकिल नहीं, ये स्कूटर है ना। तो अब क्या करेगा वो, उसको एकोमोडेट करेगा, मतलब उस स्कीमा में एक नई चीज़ वो जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा? अपना नया अनुभव जोड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। मतलब पुराना अनुभव जो उसका साइकिल था, अब उसमें वो स्कूटर का नया स्कीमा कुछ चेंज करके उसको बदल रहा है। अब वो देख रहा है कि जो स्कूटर होता है साइकिल से थोड़ा बड़ा होता है, तेज़ चलता है, उसमें हॉर्न बजता है और उसमें पैडल नहीं चलाने पड़ते। तो इसलिए अब उसका जो नया स्कीमा है स्कूटर के प्रति बनेगा, वो उसमें कुछ ना कुछ एकोमोडेट करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा ही वो एडेप्टेशन करता है। बच्चा क्या करता है? अपने वातावरण के प्रति अडेप्टेशन करता है और सीखता है। लेकिन इन दो प्रोसेस को करते समय एक और प्रोसेस होता है इक्विलिब्रियम का, जिसको हम संतुलीकरण या इक्विलिब्रियम का। तो उसमें हम क्या कहते हैं? या तो संतुलीकरण कहते हैं या फिर हम उसको साम्य धारण कहते हैं। जब बच्चा एसिमिलेट कर रहा होता है या फिर एकोमोडेट कर रहा होता है, तो कई बार उसके मन में क्या होता है, जो असंतुलन पैदा हो जाता है ना। अब जैसे मान लीजिए उसने पहले साइकिल देखी हुई थी, एकदम से स्कूटर देखा, तो क्या हुआ, उसकी जो पुरानी जो वर्तमान जो उसके अंदर स्कीमा थी वो काम नहीं कर रही। तो क्या हुआ, बच्चे के मन में असंतुलन पैदा हो गया, थोड़ा सा है ना, वो डिस्टर्ब सा हो गया। उसके बाद में जब उसने अपना ध्यान नई धारणा पर केंद्रित किया, मतलब नया उसने कुछ सीखा, नई स्कीमा को जब उसने विकास किया, तो पुरानी स्कीमा में परिवर्तन किया, जिससे कि वो नई स्थिति के अनुकूल हो सके। तो इसी को पियाजे ने इक्विलिब्रियम कहा था, इक्विलिब्रिएशन या इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या होता है कि बच्चा अडेप्टेशन के समय क्या कर रहा है, अपने को संतुलन की स्थिति में ला रहा है। तो इसी को इक्विलिब्रिएशन या संतुलीकरण कहा गया। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थी, और पियाजे ने जो अपना ये सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, जिनमें से स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सबसे पहली जो स्टेज थी वो थी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदनात्मक गामक अवस्था। सेकंड स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशंस स्टेज, मूर्त संक्रिया अवस्था। एंड फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज, औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो इस तरह से सबसे पहले हम इनकी फर्स्ट स्टेज को लेते हैं। ये जो सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदनात्मक गामक अवस्था है, ये जन्म से लेके 2 साल तक रहती है। इसमें जो बच्चा होता है, जो सेंसेस हैं उनके द्वारा सीखता है। मतलब सेंस और उसका जो एक तो ज्ञानेंद्रिय हो गई, और दूसरा उसकी गत्यात्मक गतिविधियाँ या फिर गामक गतिविधियाँ, उनके द्वारा ही सीखता है। सबसे पहले जब बच्चा बहुत छोटा होता है जन्म के बाद, तो उसके जो एक्शन होते हैं, जो एक्टिविटी होती हैं, ज़्यादातर कैसी होती हैं? रिफ्लेक्सिव होती हैं। सहज क्रियाओं के द्वारा वो अपने सारे गतिविधियां करता है। मतलब हाथ पैर चलाना और चीज़ों को पकड़ना, इसी तरह की एक्टिविटीज़ उसकी ज़्यादातर होती हैं। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है, तो सेंसरी मोटर सॉल्यूशंस, इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली इसकी विशेषता है ज्ञानेंद्रिय गामक समाधान। अब क्या हुआ, बच्चा सहज क्रियाओं से ज्ञानेंद्रिय गामक समाधान की समस्याओं तक पहुंच रहा है। मतलब उसके जो भी कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, अपने ज्ञानेंद्रिय और गामक सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। मतलब एक तो सेंस और दूसरा मोटर, इस तरह से वो कर रहा है। तो इस कैसे कर रहा है? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी मोटर एक्शन। उसके ज्ञानेंद्रिय गामक क्रियाओं में क्या है? समन्वय है। इस चीज़ की वजह से वो कर पा रहा है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके जहाँ वो देख रहा है और उसके हाथ पैर चलाने में बहुत डिफरेंस होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होने लगता है। अब बच्चा किसी चीज़ को देख रहा है तो उसी को पकड़ भी सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ तक होता है कि उसकी दोनों आँखों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है ना। तो इस तरह से जब उसका धीरे धीरे विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तो उसकी ज्ञानेंद्रिय गामक क्रियाओं में समन्वय स्थापित होने लगता है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अपीयरेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। बच्चे के अंदर जिज्ञासा की उत्पत्ति होने लगती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। कोई नई चीज़ देखता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी, अपने जो बाहर का वातावरण है उसके प्रति उसके अंदर जिज्ञासा की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ इमिटेशन, अनुकरण की उत्पत्ति। बच्चे बहुत सारी चीज़ें अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। वो अपने बड़ों को जैसा करते हुए देखते हैं उसी तरह से करते हैं। तो ये भी एक विशेषता है सेंसरी मोटर स्टेज की, कि वो अपने से जो बड़े हैं उनके घर में, उनके माता पिता या भाई बहन हैं, उनका वो अनुकरण करने की कोशिश करते हैं।
एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु का स्थायित्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि किस स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस की विशेषता आ जाती है। तो ये किस में आती है? सेंसरी मोटर स्टेज में। वस्तु का स्थायित्व, बच्चा बहुत छोटा होता है, 6 महीने का बच्चा है या 6 महीने से छोटा है, तो उसके सामने कोई चीज़ आई और उसके बाद अगर हम उसको हटा देते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, वो भूल जाता है उस चीज़ को कि उसके सामने ऐसी कोई चीज़ थी। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, कोई टॉय है उसका और आप उसके सामने ले गए, वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, आपने थोड़ी देर में उसको हटा दिया, तो वो उसके बारे में भूल जाएगा, ना रोएगा ना उसको मांगेगा। तो क्या है उसमें, उसके अंदर किसी भी चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस उसके तभी तक है जब तक वो उसकी आंखों के सामने है। जैसे ही हम उसकी आंखों के सामने से अलग करते हैं उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब बच्चा 10 महीने 9-10 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। मतलब अब उसको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होता है। अब अगर उसकी आप कोई भी खिलौना या कोई भी चीज़ उसके सामने दिखा रहे हैं उसके बाद छुपा देंगे तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषता है जो इस स्टेज में आती है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु का स्थायित्व। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। बच्चे की जो इसमें बुद्धि होती है वो कैसी होती है? वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धि होती है। वो बड़ों की तरह नहीं सोचता है, ना ही लॉजिकल थिंकिंग करता है। उसके जितनी भी जो भी काम होते हैं वो केवल अपने जो सेंसरी एक्सपीरियंस हैं या जो शारीरिक क्रियाएं हैं उन्हीं से वो सोचता भी उन्हीं से है। तो उसकी जो बुद्धि होती है वो व्यवहारिक होती है। इस तरह से ये जो स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 ईयर्स तक होती है और इसकी विशेषताएं में सबसे इम्पॉर्टेंट जो विशेषता थी वो थी ऑब्जेक्ट परमानेंस, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष तक रहती है और इसको फिर से दो सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, पूर्व प्रत्यात्मक काल, ये 2 से 4 वर्ष तक होती है। इंट्यूटिव स्टेज, अंतःप्रज्ञा काल, ये 4 से 7 वर्ष तक होती है। ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो भी बच्चा ऑपरेशंस, मतलब जो भी वो क्रियाएं करता है या कुछ भी कार्य करता है उनको हम ऑपरेशंस कहते हैं। तो या मेंटल ऑपरेशंस, वो कुछ तरह से सोच रहा है, सोच विचार रहा है, तो ये प्री ऑपरेशनल है, मतलब उससे पहले की है ना। बच्चे के जो बहुत ज़्यादा थिंकिंग वगैरह उस तरह से ऑपरेशंस कर रहा है, मेंटल ऑपरेशंस जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए या फिर उसके किसी और तरह के ऑपरेशंस हो गए, तो वो सारे ऑपरेशंस इस स्टेज में वो नहीं कर पाता, इसलिए इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अभी जब हम इसको अगली स्टेज पढ़ेंगे तो आपको और इससे क्लियर हो जाएगा। तो इसको 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और इंट्यूटिव स्टेज। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में क्या होता है, इसको ईगो सेंट्रिक स्टेज भी कहते हैं और ये 2 से 4 वर्ष तक रहती है। इसमें जो बच्चा खुद को ही केंद्र बिंदु मानकर सब कुछ सोचता है और उसकी जो दुनिया होती है वो उसी तक सीमित रहती है। वो हर जगह ये सोचता है कि मैं ही हूँ सब कुछ। तो इस तरह से ईगो सेंट्रिक स्टेज भी इसको बोलते हैं। अगली स्टेज है इंट्यूटिव स्टेज, 4 to 7 ईयर्स तक होती है। इसमें जो बच्चे का चिंतन होता है वो बहुत ही इलॉजिकल होता है, वो अपने हिसाब से सब कुछ सोचता है। मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो जा रहा है, अचानक से वो गिर गया, तभी उसने कोई चीज़ अपने सामने देख ली तो उसको ये लगेगा शायद मैं इसकी वजह से गिर गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से वो अपनी धारणाएं बना लेता है अपने अंदर, उसका जो चिंतन होता है वो इस तरह से होता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं इस स्टेज की। सबसे पहली जो विशेषता होती है वो होती है भाषा का तेज विकास, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। जो बच्चा बोलने की कोशिश करता है वो 2 से 7 वर्ष में सबसे ज़्यादा उसका भाषा का विकास होता है। और पियाजे ने भाषा के विकास को महत्व भी दिया है। पियाजे ने कहा है कि पहले बच्चे का मानसिक विकास होता है, फिर उसके अंदर भाषा का विकास होता है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी भाषा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल पाता है। वो जो भी कार्य उसको करना होता है या जो भी उसको एक्सप्रेस करना होता है वो रो के करता है, ठीक है। धीरे धीरे उसकी टूटे फूटे शब्दों को बोलना शुरू करता है, ठीक है, टूटे फूटे वाक्यों को बोलना शुरू करता है, फिर उसका शब्द भंडार बढ़ जाता है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, भाषा विकास के बारे में। तो उसका इस स्टेज में इसका जो मौखिक भाषा का होता है बहुत ही तेज विकास होता है। इसके बाद परसेप्चुअल थॉट, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, मतलब उसका जो चिंतन होता है वो बालक के जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर आधारित होता है ना। इस तरह से जो इसका प्रत्यक्षात्मक, वो अब सिंबॉलिक और प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट भी उसके अंदर विकसित होने लगते हैं। इसी से वो क्या करता है, संसार के मतलब जो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है या दुनिया है उसके आसपास की, उसके साथ व्यवहार करना शुरू करता है।
नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। इस समय जो पहले भी स्टेज में मैंने बताया था कि इसकी जो सोचता है वो पूरी तरह से उसका चिंतन कैसा होता है, आत्म केंद्रित होता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने को ही केंद्र में रख के उसकी सभी समस्या, जो भी समस्या वो देखना चाहता है या दूसरों के दृष्टिकोण को समझता है, तो हर जगह वो खुद को ही सेंटर में रखता है। एक और इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है एनिमिस्टिक थिंकिंग, जीवंत चिंतन। मतलब इस एज में बच्चा क्या सोचता है, अगर कोई भी चीज़ चल रही है तो इसका मतलब कि उसमें जीवन है ना। एनिमिस्टिक थिंकिंग इसलिए इसको कहा जाता है। अगर उसका कोई खिलौना भी है, वो चाबी से चल रहा है, तो वो उसको जीवित समझता है। वो सोचता है कि इसमें जीवन है, इसलिए ये चल रही है ना। अगर नहीं चल रही है तो इसका मतलब वो जीवित नहीं है। तो उसकी जो थिंकिंग कैसी होती है, एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है, जीवंत चिंतन करता है वो इस एज में। अगला है रियलिज्म इन थिंकिंग। उसके चिंतन में यथार्थता होती है। यथार्थता मतलब वो काल्पनिक, अपनी जो काल्पनिक चीज़ें हैं उनको भी वो वास्तविक समझता है। तो इस तरह से उसके चिंतन में पूरी तरह से यथार्थता होती है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स एज स्टेबल जनरलाइजेशन, स्थिर सामान्यीकरण के रूप में धारणाएं। मतलब इसमें जो बालक धारणाओं का उपयोग करता है वो अपने पिछले और वर्तमान अनुभव के आधार पर उनको सामान्यीकृत करता है। नेक्स्ट है इंट्यूटिव थॉट्स, सहज चिंतन। उसके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ही इलॉजिकल होते हैं। मतलब उसकी बुद्धि सहज बुद्धि पर आधारित होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि गिर गया और सामने अगर कोई चीज़ दिख गई तो वो सोच सकता है इसी ने मुझे गिराया है ना। तो इस तरह से बिल्कुल इलॉजिकल थिंकिंग इसकी होती है, कोई लॉजिक नहीं होता है उनमें, इस तरह से वो सोचते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है इसका सोशल इंटरेस्ट, सामाजिक रुचियाँ। इस एज में बच्चे के अंदर सामाजिक रुचियाँ जागृत होने लगती हैं। अपने आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में वो सोचने लगता है, उसमें रुचि लेने लगता है, उसमें आसपास के लोगों में रुचि लेने लगता है। इसलिए इसके अंदर सोशल इंटरेस्ट डेवलप हो जाती है। अगली स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 12 साल के बच्चों के लिए होती है। और जैसे ये जो स्टेज ख़त्म होती है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज की हम बात कर रहे थे, इसके साथ ही बच्चे में कई एक ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जो कि उसको एक उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शो करती हैं। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की विलोमीयता। वो अब चीज़ों को एक तो सीधे वे में भी देख सकता है और दूसरा उनको रिवर्स वे में भी सोच सकता है। ठीक है, जैसे काउंटिंग है तो फॉरवर्ड काउंटिंग भी कर सकता है और बैकवर्ड काउंटिंग भी वो कर सकता है। तो इस तरह से इसमें जो योग्यताएं विकसित हो जाती हैं उसमें आती है विचारों की विलोमीयता। अगला है संरक्षण की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। इस एज में बच्चा क्या करता है, जैसे हम बच्चे को कोई चीज़ दिखा रहे हैं, कोई बाउल में हमने उसको पानी दिया, हाँ, दूसरा उसी पानी को हमने ग्लास में कर दिया, फिर हम पूछेंगे किस में ज़्यादा था, तो वो बताएगा कि अगर बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो वो ग्लास के पानी को ज़्यादा बताएगा क्योंकि उसमें उसका लेवल थोड़ा ऊपर होगा। लेकिन जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आ जाएगा, उसके अंदर संरक्षण की समझ आ जाएगी। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे इसमें 2 बीकर हैं, उनमें पानी रखा हुआ है, तो दोनों में इक्वल पानी है। तो अभी तो बच्चा क्या बता रहा है कि इक्वल है। उसके बाद में हमने एक को थोड़ा सा जो नैरो टाइप का वेसल है उसमें पलट दिया, तो क्या हुआ, उसमें वाटर लेवल ऊपर हो गया। अब अगर हम बच्चे से प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे से पूछेंगे तो वो सी में क्या बताएगा, सी में पानी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशंस वाले बच्चे से पूछेंगे, उस स्टेज के बच्चे से पूछेगा, तो वो बताएगा कि दोनों में बराबर पानी है। क्यों बराबर है? क्योंकि कोई भी पानी इधर से उधर नहीं किया गया है, पूरा का पूरा पानी उसमें पलट दिया गया। इसका मतलब उसके अंदर क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की समझ उसके अंदर आ रही है। इसी प्रकार से हम जैसे मिट्टी के हमने 2 बॉल बना ली, ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि दोनों सेम हैं, फिर हमने एक को चपटा कर दिया, तो जो प्री ऑपरेशनल वाला बच्चा होगा वो क्या कहेगा, चपटे वाली को बड़ा बताने लगेगा। लेकिन जो कंक्रीट ऑपरेशन जिस स्टेज की हम बात करें उसका बच्चा क्या कहेगा, वो दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से इनके अंदर वॉल्यूम और इन सब चीज़ों की समझ विकसित हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी विशेषता है यूज़ ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट होल कॉन्सेप्ट्स, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्यय का प्रयोग। मतलब इस एज में बच्चे क्रमबद्धता का ज्ञान उनको होने लगता है। क्रमबद्धता किस तरह का, मतलब किसी भी चीज़ को वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में
लगा सकते हैं। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, बच्चे सबसे बड़ा नीचे, फिर उसके ऊपर छोटा, इस तरह से वो लगा सकते हैं एक क्रमबद्ध रूप में। और इसी तरह से असेंडिंग में और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में वो कोई भी चीज़ को लगा सकते हैं। पूर्ण अंश प्रत्यय का उपयोग करने लगते हैं कि कौन सी चीज़ पूरी है और उसमें से एक पार्ट निकाल लिया गया है, तो ये प्रत्यय भी, ये कॉन्सेप्ट भी वो समझने लगते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल थिंकिंग ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। अब क्या होता है, उनके अंदर जो मूर्त वस्तुएं होती हैं, कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच करके जान सकते हैं कि ये हमारे आगे, हमारे सामने ये प्रेजेंट है, उन वस्तुओं को हम मूर्त वस्तु कहते हैं। तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशंस स्टेज इसी पे आधारित है। वो मूर्त वस्तुओं के बारे में लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, मतलब कोई भी वस्तु उनके सामने है तो उसके बारे में वो तार्किक चिंतन कर सकते हैं। और जो इनका तार्किक चिंतन होता है वो मूर्त वस्तुओं और क्रियाओं तक ही लिमिटेड होता है। ये अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेक्स्ट जो आप स्टेज आएगी उसमें वो अमूर्त पे अपना समझ विकसित करेंगे। तो लॉजिकल थिंकिंग है, मूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन कर सकते हैं। अगला है वेविंग ऑफ इकोसेंट्रिसिज्म। इकोसेंट्रिज्म, तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी तक कैसा था बच्चा, सॉरी इसमें इको लिख दिया है, इसमें ईगो आएगा। ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा जो होगा वो कैसा, आत्मकेंद्रीकरण को छोड़ने लगता है। आत्मकेंद्रीकरण मतलब जो अभी तक उसको क्या करता था, अपने को ही सेंटर में रख के सारी चीज़ों को सोचता था, लेकिन अब क्या है कि वो दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है। तो इस तरह से इसमें जो आत्मकेंद्रीकरण होता है उसको वो उससे दूर जाने लगता है बच्चा, और दूसरे लोगों के बारे में भी उसकी समझ जो है वो विकसित हो जाती है। इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पे वेविंग ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म है ना, ईगोसेंट्रिज्म सॉरी। अब नेक्स्ट स्टेज की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कंजर्वेशन फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज। ये जो स्टेज है वो 11 ईयर्स से लेके अडल्टहुड तक चलती है। मतलब जो बच्चा 11 से या 12 साल से स्टार्ट होती है फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज, और जब तक पूरा वो एडल्ट नहीं हो जाता है, बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक ये स्टेज चलती है। इसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जैसे सबसे पहली विशेषता हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चे के अंदर एक संतुलन स्थापित हो जाता है, उच्च स्तरीय संतुलन। मतलब जो उनकी जो मानसिक क्रियाएँ होती हैं, जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी जो पूरा वो सिस्टम होता है उसमें एक इक्विलिब्रियम हो जाती है। वो जटिल से जटिल समस्याओं के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से वो उनके सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं इसको हम, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इसमें वो अमूर्त चिंतन भी कर सकता है। अमूर्त चिंतन मतलब जिन चीज़ों को वो देख नहीं सकता उनके बारे में भी वो सोच सकता है। अगला है लॉजिकल थिंकिंग टू ऑल प्रॉब्लम्स। सभी समस्याओं पर तार्किक चिंतन, मतलब उसकी कितनी भी बड़ी समस्याएं आए बच्चे के सामने, वो हर प्रकार की समस्याओं पर लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है, चाहे वो मूर्त हो या फिर अमूर्त हो, है ना। तो इस तरह से उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। लास्ट स्टेज में क्या था, लॉजिकल थिंकिंग तो कर रहा था लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं पे वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग को कर पा रहा था। अब वो सभी समस्याओं पर लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अब बच्चा क्या है, किसी भी समस्या से संबंधित अपनी परिकल्पनाओं को भी बना सकता है। परिकल्पनाएं क्या होती हैं, किसी भी समस्या का समाधान होती हैं। तो इस तरह से वो उसके सामने कोई भी समस्या होती है तो वो परिकल्पनाओं को भी बना सकता है। एक किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे मूर्त हो अमूर्त हो, उस पर आधारित परिकल्पनाओं को वो बनाने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। तो इसमें भी दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन बच्चा कब कर सकता है, और दूसरा परिकल्पनाओं का निर्माण किस स्टेज में करता है। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आप समझ लीजिएगा। ये दोनों कब आएंगे, ये फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज में कर सकता है। अगला है एबिलिटी टू यूज़ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स। अमूर्त नियमों का प्रयोग करने की योग्यता। अब क्या है, बच्चे के अभी तक क्या है, वो सिर्फ मूर्त विचारों पे ही सोच सकता था, अब वो अमूर्त नियमों का प्रयोग कर सकता है, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और जो अमूर्त विचार हैं या अमूर्त नियम हैं उनको भी वो समझ सकता है, जो उसको दिखाई नहीं देते हैं, जिनके बारे में वो सिर्फ सोच सकता है, उनका भी वो प्रयोग कर सकता है। अगला है रिलेशनल एंड सिस्टमेटिक थॉट्स। संबद्धात्मक और योजनाबद्ध चिंतन। इस समय उसका जो चिंतन होता है वो कैसा होता है,
योजनाबद्ध होता है और रिलेशनल होता है, मतलब चीज़ों को आपस में संबंधित करके वो उसके बारे में सोच सकता है। तो ये भी एक विशेषता है उसकी कि रिलेशनल एंड सिस्टमेटिक थॉट्स वो उसके अंदर आ जाते हैं, मतलब उस तरह से वो चिंतन कर सकता है, एक प्लानिंग के साथ चिंतन कर सकता है, आपस में चीज़ों को रिलेट करके चिंतन कर सकता है। ये भी इसके अंदर एक विशेषता आ जाती है। अगला है ट्रांसफ़र ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का स्थानांतरण, मतलब जनरलाइज कर सकता है वो चीज़ों को। उसने किसी भी चीज़ में कोई समझ विकसित की है, उसको वो दूसरी परिस्थिति में भी प्रयोग में ला सकता है। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हर तरह की जो समझ है उसके अंदर, उसको वो अलग अलग परिस्थितियों में क्या करता है, जनरलाइज कर सकता है। तो इस तरह से ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर इस शिक्षा में इसका हम इम्प्लीकेशन देखें तो सबसे जो पहला इम्प्लीकेशन है कि इसमें पियाजे ने क्या बताया, हर स्टेज में एक अलग अलग तरह का डेवलपमेंट होता है ना। जो मानसिक विकास होता है वो अलग अलग तरह से होता है। तो इस तरह से जब भी कोई करिकुलम बनाया जाए या बच्चों के लिए कोई भी करिकुलम बनाया जा रहा, तो उसमें उसके स्तर का ज़रूर ध्यान रखा जाए कि बच्चा किस स्टेज में है और उसकी कितनी वो कौन कौन से मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड टास्क को पूरा कर सकता है। तो ये उसमें बहुत ही यूज़फुल रहता है कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग जितना वो समझ सकता है उसी के अकॉर्डिंग उसके जो करिकुलम में कंटेंट को रखा जाए। ठीक है, फिर आज का ये, अगर आपको संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ जानना हो तो पिछले वीडियो में मैंने संज्ञानात्मक विकास पे पूरा बनाया हुआ है, तो आप उससे देख सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।